नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल में। तो ये रहेगा आपका उत्तराखंड टेट 24 तारीख को जो आपका पेपर है, उसके लिए आपका बाल विकास एवं शिक्षण शास्त्र का महत्वपूर्ण सेशन रहेगा। इसमें हम देखेंगे कि अगर आपका जो है पेपर जो है वो हार्ड पूछा जाएगा, तो इसमें रहेंगे पूरे आपके हार्ड क्वेश्चन, बोल सकता हूँ थोड़ा कठिन प्रश्न रहेंगे इसमें। तो चलिए देखते हैं हम क्या कह रहा है आपका। पहला प्रश्न क्या कह रहा है आपका, विकास एक अनिरंतर प्रक्रिया है, एक क्रमिक प्रक्रिया है, व्यक्तिगत कारकों से प्रभावित होता है लेकिन वातावरण कारकों से नहीं, वातावरण कारकों से प्रभावित होता है लेकिन व्यक्तिगत कारकों से नहीं। ठीक है, तो विकास क्या है, एक अनिरंतर प्रक्रिया है, ये गलत कह रहा है। विकास क्या है, एक निरंतर होने वाली एक प्रक्रिया है। यह एक क्रमिक प्रक्रिया है, यानी एक क्रम से चलता है आपका विकास। ठीक है, ये आपका सही कह रहा है विकास, क्योंकि क्या होता है क्रमबद्ध तरीके से चलता है आपका। और व्यक्तिगत कारक और वातावरण कारक दोनों ही प्रभावित करते हैं, तो यहाँ पे क्या है अलग अलग दिया गया है। तो आपका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, दूसरा हो जाएगा कि एक क्रमिक प्रक्रिया है विकास। इस प्रकार के प्रश्न आपके बहुत बार पूछे जाते हैं। आपका जो है कथन और कारण के प्रश्न, या फिर कथन और तर्क कह सकते हैं इसे है। ठीक है, आपको बताना है कौन सा सही है कौन सा सही नहीं है। कथन कह रहा है कि बालक और बाल्यावस्था के बारे में सामान्यीकृत दावा करना कठिन है, क्योंकि इसमें बहुत विविधता है। यानी बालक और बाल्यावस्था दोनों अलग अलग है। ठीक है, और इनमें क्या है, विविधता है। क्या ये सही स्टेटमेंट है? इसका तर्क बता रहा है कि बाल्यावस्था एक सामाजिक सांस्कृतिक संकल्पना है, क्योंकि बालक तो क्या हो गया, एक जेंडर हो गया। बालक क्या है, बालक जो है वह क्या है, बायोलॉजिकल है। ठीक है, लेकिन बाल्यावस्था क्या है, जो एक सामाजिक सांस्कृतिक संकल्पना है, इसलिए दोनों क्या है, विविध हैं। बिल्कुल, तो यानी इसका क्या कथन भी सही है और तर्क भी सही है। ठीक है, और ए आर जो है वह क्या है, ए की सही व्याख्या करता है। ठीक है, कथन भी सही है और तर्क भी सही। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, पहला ही सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं आपका। निम्नलिखित में से कौन सा कथन बच्चे के समाजीकरण की प्रतिक्रियाओं को सही व्याख्या करता है? ठीक है, समाजीकरण की प्रतिक्रिया का सही व्याख्या करता है। बच्चे के संभाव्य गुण अंतर्निहित शक्तियां आनुवंशिक सामग्रियों से पोषित होने का निश्चित परिणाम है। बच्चे को सामाजिक परिवेश के द्वारा पूरी तरह से ढाला जा सकता है। बच्चे का विकास सिर्फ उसके भाग्य द्वारा निर्धारित किया जाता है, और उसमें न तो आनुवंशिकता की कोई भूमिका होती है और ना ही परिवेश की। बच्चे का विकास आनुवंशिक और परिवेशिक कारकों का जटिल पारस्परिक प्रभाव है। यानी विकास जो होता है बच्चे का, वह आनुवंशिक और उसका परिवेश यानी वातावरण, जो परिवेश का ही यहाँ पे उसने थोड़ा घुमा के पूछा है, आपका वातावरण भी हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, यानी परिवेश और वातावरण एक ही बात होती है, का एक जटिल परस्पर प्रभाव है। बिल्कुल, इसका फोर्थ ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा। यहाँ पे क्या है, सिर्फ मैंने बोला गलत हो जाएगा। और यह क्या कह रहा है कि सामाजिक परिवेश ही पूरी तरह से विकास होता है, नहीं। ठीक है, यहाँ बोल रहा है आनुवांशिक जो आपकी सामग्रियों से पोषित निश्चित परिणाम है, ये गलत हो जाएगा। बच्चे का जो विकास होता है, डेवलपमेंट इज इक्वल टू हेरिडिटी इनटू इन्वायरमेंट। इसी को उसने क्या है, थोड़ा क्या है आपका प्रश्न थोड़ा उस प्रकार से पूछा है, थोड़ा हार्ड प्रश्न पूछा है यहाँ पे। ठीक है, भाषा घुमा दिया उसने। ऐसे प्रश्न आपके पेपर 2 में ज़्यादा पूछे जाते हैं, वहाँ पे आपको थोड़ा सोचना पड़ता है पेपर 2 के लिए। ठीक है, पेपर 1 में आसान प्रश्न पूछे जाते हैं, लेकिन पेपर 2 थोड़ा टफ पूछा जाता है आपका। प्याजे के विकास सोपान सिद्धांत का सही विकास चरण क्रम पहचानिए। ठीक है, तो ये तो आपको पता ही होगा। प्याजे का क्या होता है, SPCF, इंग्लिश में ऐसा बोलेंगे, सेंसरी मोटर, प्री ऑपरेशनल, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल और फॉर्मल ऑपरेशनल। यानी सबसे पहले क्या आता है, संवेदीगामक अवस्था। ठीक है, फिर पूर्व संक्रियात्मक, फिर मूर्त संक्रियात्मक, फिर औपचारिक। यानी दूसरा इसका सही आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प प्याजे के सिद्धांत की आलोचना को प्रस्तुत करता है? अब आपसे आलोचना भी पूछी जाती है कि प्याजे के विकास के सिद्धांत की आलोचना किसने करी, क्यों करी, ये आपसे पूछा गया है। ठीक है, प्याजे को यह विश्वास नहीं था कि बच्चे बुद्धिमान होते हैं,
तो ये तो गलत कह रहा है कि पियाजे को विश्वास नहीं था कि बच्चे बुद्धिमान होते हैं। नहीं, पियाजे ने पूर्व संज्ञानात्मक अवस्था में बच्चों की क्षमताओं को कम करके आंका था। ठीक है, पूर्व संज्ञानात्मक अवस्था यानी जो आपकी 2 से 6 वर्ष तक है। ठीक है, पियाजे ने बच्चों को ज्ञान की सक्रिय संरचना करने वाला नहीं माना था। ये तो गलत है आपका। ठीक है, पियाजे में विकास की प्रक्रिया को सतत माना था, यानी कंटिन्यूस माना था। ठीक है, तो कॉन्टिन्यूस तो माना था, ये तो गलत हो जाएगा। ठीक है, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सेकंड हो जाएगा कि पियाजे ने पूर्व संज्ञानात्मक अवस्था में बच्चों की क्षमताओं को कम करके आंका था। ठीक है, अगला देखता आपका लॉरेंस कोहलबर्ग के अनुसार बच्चों का नैतिक चिंतन बाह्य पुरस्कार और दंड द्वारा किस स्तर में नियंत्रित होता है? पूर्व पारंपरिक, पारंपरिक, उत्तर पारंपरिक या फिर नैतिक संबंधवाद? नैतिक संबंधवाद कोई चरण नहीं है। सबसे पहला क्या होता है आपका? पूर्व पारंपरिक चरण पहला, दूसरा पारंपरिक, फिर उत्तर पारंपरिक, यानी प्री कन्वेंशनल, कन्वेंशनल और पोस्ट कन्वेंशनल लेवल्स आर गिवन बाय लॉरेंस कोलबर्ग। और इनके भी आपके क्या होते हैं? दो दो आपके जो होते हैं स्टेज होती है इनकी। ठीक है, तो यह क्या कह रहा है कि बच्चों का नैतिक चिंतन बाह्य पुरस्कार और दंड द्वारा किस स्तर में, यानी हम बच्चे को क्या है, बाह्य पुरस्कार दे रहे हैं, उस प्रकार से वो काम करेगा। ठीक है, तो दंड एवं आज्ञाकारी का अभिविन्यास आपने पढ़ा होगा कि बच्चा जो है दंड से, उसे दंड ना मिले या फिर उसे क्या है पुरस्कार मिले, उसलिए वह कार्य करता है। यह किस अवस्था में आता है? यह आपका होता है पूर्व पारंपरिक अवस्था। ऑप्शन ए आपका सही आंसर हो जाएगा। जीन पियाजे के अनुसार मानव शिशु में कौन सी प्रवृत्तियां और प्रतिक्रिया जन्मजात होती हैं? अनुकूलन, स्कीमा, मानसचित्र या फिर संचालन? तो जो क्या होती है मानव शिशु में कौन सी प्रवृत्ति जन्मजात होती है, वह होती है उसकी स्कीमा। स्कीमा का जो आपका बताया था, यह किसने बताया था? जीन पियाजे ने बताया था। लेब वाइगोस्की के अनुसार नए ज्ञान की संरचना किस क्षेत्र में होती है? उस क्षेत्र के बीच में। ठीक है, कि नए ज्ञान की जो संरचना होती है, बच्चा नया ज्ञान कब बनाता है अपना? ठीक है, कि जो कि बच्चा जानता है और उसमें जानने का सामर्थ्य है। ठीक है, यानी उस स्तर के बीच जो बच्चा जानता है और जो बच्चा समर्थ है जानने में, उसके बीच में होता है। या फिर जो कि बच्चा जानता है और जो उसकी पहुंच के बहुत बाहर है, बाहर है, गलत हो जाएगा। जो कि बच्चा जानता है और शिक्षक के विचार से जिसका बच्चों को ज्ञान होना चाहिए। शिक्षक के विचार से भी नहीं, जो कि बच्चा जानता है और उसके अभिभावकों के विचार से जिसका उसे ज्ञान होना चाहिए, गलत हो जाएगा। इसमें हो जाएगा आपका कि जो आपका लेव वाइगोस्की है, उन्होंने क्या बताया था? साम्यवस्थ विकास का क्षेत्र बताया था, जिसमें हम बच्चे को क्या है, एक सपोज बच्चा इस लेवल पे है और हम उसे क्या है पाड़ देते हैं, यानी एक टेम्परेरी मदद देते हैं जिसे हम पाड़ कहेंगे। ठीक है, और उसके बाद बच्चा इस स्तर पर पहुंच जाएगा। ठीक है, और ये पाड़ जो होता है, ये मदद कोई भी बाहर से उसकी मदद कर सकता है, चाहे वो उसका शिक्षक हो, उसके अभिभावक हो, उसके दोस्त हो। ठीक है, जो उससे ज़्यादा जानते हो। ठीक है, इसे इंग्लिश में क्या कहा गया? मोर नॉलेजेबल अदर कहा गया, MKO। वह क्या होता है? बच्चे की क्या है मदद करते हैं। तो बच्चा आपने क्या होता है यहाँ पे वही पूछ रहा है कि कौन सा वो इस क्षेत्र को हम क्या कहेंगे, इस क्षेत्र को हम क्या कहेंगे? ऐसा क्षेत्र जहाँ पे बच्चा जानता है और जहाँ उसमें क्षमता है जानने की। ठीक है, तो ए ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से अगर पेपर आपका टफ पूछा गया तो ये आपका जो है इस प्रकार से प्रश्न बनते हैं आपके। ये पेपर 2 के लिए इम्पोर्टेंट है आपका। ठीक है, अगर पेपर हार्ड बना तो पेपर 2 में आपका ऐसे प्रकार से प्रश्न पूछे जाएंगे। वही रहता है लेकिन थोड़ा लैंग्वेज को घुमा देता है वो। कक्षा में एक बच्चा अपने सहपाठियों को उसी तरह मारता है जैसे उसने घर पर दंडित होते देखा है। यह उदाहरण किसका है? संरचनावाद का है, अवलोकन अधिगम का है, सामाजिक संरचनावाद का है या फिर मानववादी अधिगम का है? संरचनावाद तो नहीं हो जाएगा, संरचनावाद नहीं हो। दो बचते हैं आपका, अवलोकन अधिगम या फिर मानववादी अधिगम। तो बच्चे ने क्या देखा कि उसको जिस प्रकार से घर में उसको दंड दिया जाता है, उसके माता पिता उसे मारते होंगे, तो वही वह क्या है अपने सहपाठियों पे भी अपना रहा है। तो यानी उसने क्या है अवलोकन किया। अवलोकन यानी ऑब्जर्व कर गया। ठीक है, अवलोकन अधिगम बोलेंगे हम। ठीक है, बी ऑप्शन हो जाएगा इसका। अगला आपका
एक बाल केंद्रित कक्षा में क्या होना चाहिए? इन पांचों में से आपको बताना है सही कौन सा है और गलत कौन सा है कि एक बाल केंद्रित कक्षा में क्या क्या होना चाहिए। बहुत से संसाधनों का प्रावधान होना चाहिए ताकि बच्चा सीख सके, बिल्कुल सही। लचीले समूहीकरण पर आधारित हो, यानी पाठ्यक्रम किस प्रकार से होना चाहिए? लचीला पाठ्यक्रम होना चाहिए, बिल्कुल सही। आपका बच्चा अगर बच्चे को पढ़ा रहे हो तो कठोर पाठ्यक्रम नहीं होना चाहिए। पाठ्य पुस्तक ज्ञान का एकमात्र आधार हो, एकमात्र आधार हो, गलत। मैंने आपको बताया था कि जहाँ पे भी पाठ्य पुस्तक आ जाएगा वह गलत हो जाएगा, और यहाँ पे तो ये भी लिखा गया है कि एकमात्र आधार है, तो ये तो गलत हो जाएगा। अगला कह रहा है कि छात्रों की सक्रिय सहभागिता हो, बिल्कुल सही। छात्र और शिक्षक दोनों क्या होने चाहिए? आपके सक्रिय होने चाहिए। एक संरचित पाठ्यक्रम और योग्यतात्मक आकलन होना चाहिए, ठीक है। यानी एक निश्चित पाठ्यक्रम होना चाहिए और योग्यतात्मक यानी योग्य के आधार पर कौन बच्चा किस प्रकार से है, यानी अंक कह सकते हैं, उसके हिसाब से बच्चे का आकलन करना है, तो ये तो गलत कह रहा है, ठीक है। यानी 1, 2 और 4 इसमें सही आंसर हो जाएगा। महत्वपूर्ण प्रश्न है आपका 1, 2 और 4, यानी पहला ऑप्शन आपका 1, 2 और 4 पहला ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स, अगर आपको क्लास पसंद आ रही है तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, ठीक है। चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं आपका। हार्वर्ड गार्डनर के सिद्धांत के अनुसार, ठीक है, हार्वर्ड गार्डनर का जो सिद्धांत है उसके अनुसार बुद्धि एक एक संरचना है, यानी बुद्धि केवल एक पे निर्भर करती है, गलत हो जाएगा। बुद्धि एक व्यापक क्षमता है जो संचित ज्ञान और अनुभव पर निर्भर है, ठीक है। बुद्धि को 3 प्राथमिक मानसिक क्षमताओं में वर्गीकृत किया जा सकता है, 3 पे नहीं, उन्होंने 8 भागों में बुद्धि को बांटा था। बुद्धि को विविध स्वतंत्र बुद्धियों में विभाजित किया जा सकता है, जिसमें प्रत्येक का एक अद्वितीय जैविक आधार है, बिल्कुल सही। ये आपका सही हो जाएगा कि हार्वर्ड गार्डनर ने 8 प्रकार की बहुबुद्धि का सिद्धांत दिया था, ठीक है। सबसे पहले मैंने आपको बताया कि जो आपका 1905 में आपका एल्फ्रेड बिने ने सबसे पहले बुद्धि का परीक्षण किया था, और बुद्धि का जो आपका फॉर्मूला होता है, बुद्धि लब्धि का जो फॉर्मूला होता है वह होता है मानसिक आयु बटा वास्तविक आयु इंटू 100, ठीक है। यानी बुद्धि लब्धि बराबर मानसिक आयु अपॉन वास्तविक आयु, मेंटल एज अपॉन क्रोनोलॉजिकल एज इंटू 100, ठीक है। ये आपका बुद्धि का क्या होता है? आपका फॉर्मूला होता है। ये आपका किसने दिया था? आपका टर्मन ने दिया था। फिर आपका विनय ने बोला कि एक ही प्रकार की बुद्धि होती है, ठीक है, सामान्य बुद्धि जिसे हम कहेंगे। फिर आपका दूसरा 2 प्रकार की बुद्धि आपका स्पेयरमैन ने कही कि आपकी 2 प्रकार की बुद्धि होती है। एक सामान्य प्रकार की बुद्धि जिसे हम जनरल इंटेलिजेंस कहेंगे इंग्लिश में, और एक होती है आपका विशिष्ट प्रकार की बुद्धि यानी स्पेसिफिक इंटेलिजेंस, G&S। 2 प्रकार की बुद्धि आपकी बच्चे में पाई जाती है। फिर उसके बाद और भी आए आपके गिलफोर्ड, आपके फिर थ्रस्टन आए, सब ने अपनी अलग अलग थ्योरी दी, ठीक है। 3D मॉडल आया बुद्धि का। फिर उसके बाद आपका जो है हार्वर्ड गार्डनर आए। हार्वर्ड गार्डनर ने कहा कि बुद्धि एक प्रकार ना हो के बल्कि 8 प्रकार की बुद्धि बच्चों में पाई जाती है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं अब हम। किसी शिक्षक को अधिगम के लिए आकलन सुनिश्चित करने के लिए क्या करना चाहिए? अधिगम के लिए आकलन सुनिश्चित करने के लिए क्या करना चाहिए? अंकों के आधार पर विद्यार्थियों में तुलना करना, गलत हो जाएगा। प्रत्येक बच्चे के कार्य का विश्लेषण करना और उनके अवबोध में अंतराल को ज्ञात करना चाहिए, ठीक है। प्रत्येक बच्चे के कार्य का विश्लेषण करना और उनके अवबोध में अंतराल को ज्ञात करना, यानी बच्चे क्यों एक दूसरे से पीछे पड़ रहे हैं, या फिर जो जो आपका बच्चा पीछे पड़ रहा है वह क्यों पड़ रहा है, उसका उत्तर ढूंढना, ठीक है, उसको ज्ञात करना। किसी आकलन परीक्षा में केवल हाँ ना के प्रश्न होने चाहिए, गलत। और बच्चों की स्मरण शक्ति को पेपर पेंसिल परीक्षा द्वारा परखना चाहिए। मैंने बोला आपको पेपर पेंसिल परीक्षा यानी पेपर पेंसिल टेस्ट बच्चों का लेना है, गलत हो जाएगा। तो इसका यही सही आंसर हो जाएगा। प्रत्येक बच्चे के कार्य का विश्लेषण करना चाहिए और उनके अवबोध में अंतराल को ज्ञात करना चाहिए, ठीक है। अगला देखता है आपका राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 द्वारा सुझाई गई समग्र यानी 360 डिग्री बहुआयामी रिपोर्ट क्या प्रस्तावित करती है? आपका NEP 2020 नेशनल एजुकेशन पॉलिसी
जबकि नई शिक्षा नीति है 2020 वह किस पर बल देती है, 360 डिग्री यानी समग्र विकास, होलिस्टिक डेवलपमेंट पर। वह क्या होती है, बच्चे का क्या है 360 डिग्री क्या होता है आपका, पूरा ये गोला 360 डिग्री पूरा विकास होना चाहिए, यह कहती है। तो यह किस में आएगा, योगात्मक आकलन आएगा, या फिर यंत्रवाद, याद करने के कौशल का आकलन, विद्यार्थियों को पेपर पेंसिल परीक्षा आधारित श्रेणियों में बांटना, या फिर स्व आकलन और सम समूह आकलन करना, सम समूह आकलन का समावेशन करना। योगात्मक आकलन सब हम क्या करते हैं, एट द लास्ट में करते हैं, ठीक है। याद करने का कौशल मैंने बोला गलत हो जाएगा, पेपर पेंसिल टेस्ट गलत हो जाएगा, तो केवल यही आपका सही आंसर हो जाएगा कि बच्चा क्या है, स्व आकलन करे, खुद का असेसमेंट करे और समूह अपने समूह के द्वारा आकलन का उसमें समावेशन हो, ठीक है। ये आपका NEP 2020 कहता है कि कस्तूरी रंजन जो थे वो क्या है, इसके अध्यक्ष थे आपका, ठीक है, इसरो के साइंटिस्ट थे, और वह क्या थे आपका के कस्तूरी रंजन जो थे वह NEP 2020 के लाए थे, मतलब उसके अध्यक्ष थे। और यह जो है उस समय हमारे एजुकेशन मिनिस्टर जो थे वह कौन थे आपके, निशंक जो थे, ठीक है, रमेश पोखरियाल निशंक जो थे वह क्या थे आपके एजुकेशन मिनिस्टर थे जब आपका NEP 2020 आया था। अगला प्रश्न देखते हैं हम, विभिन्न भाषाई पृष्ठभूमि से आने वाले विद्यार्थियों की कक्षा में एक शिक्षिका को क्या करना चाहिए। यानी बच्चे जो हैं वह विभिन्न पृष्ठभूमि से आए हुए हैं, तो जो है एक शिक्षक होने के नाते आपको क्या करना चाहिए, आपसे पूछा गया है। जब भी विद्यार्थी अपनी मातृभाषा में बात करे तब उन्हें हतोत्साहित करना, गलत। कक्षा में प्रशंसात्मक संस्कृति उत्पन्न करना जिसमें विद्यार्थी को अपनी भाषा और बोली के बारे में बात करने के लिए प्रोत्साहित करना बच्चे को, सही। विद्यार्थियों को बोलना कि वे केवल केवल गलत आ जाएगा। वह विद्यार्थी जो उपेक्षित समुदाय से आते हैं उन्हें घर पर ट्यूशन रखने के लिए बोला, यानी ट्यूशन के लिए कहना गलत हो जाएगा। सही ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, दूसरा। एक शिक्षिका अपनी कक्षा में जेंडर यानी लैंगिक रूढ़िवादिता से में लचीलेपन को कैसे बढ़ावा देगी, यानी उसे क्या है जेंडर रूढ़िवादिता खत्म करना है, ठीक है। वो क्या करेगी, लड़कियों की स्त्रीवादी व लड़कों के पुरुषवादी विशेषताओं के लिए प्रोत्साहित करेगी, तो इससे आपका रूढ़िवादिता और बढ़ जाएगा, ये तो गलत हो जाएगा। लड़कों और लड़कियों को अलग अधिगम कार्य देकर जिससे कि वह आनुवांशिक रूप से तैयार हो, बिल्कुल गलत, कि लड़के और लड़कियों को अलग अलग कार्य देंगे, नहीं। जेंडर उपरोक्त अपेक्षाएं रखकर लड़कियां भाषा में अच्छा करेंगी और लड़के गणित में, ये भी एक रूढ़िवादिता है, पहले से चल रही है कि लड़कियां केवल भाषा या फिर कला में अच्छी होती है, ड्राइंग में अच्छी होती हैं, और लड़के केवल गणित में अच्छे होते हैं, लड़कियां अच्छी नहीं कर सकती, ये भी एक रूढ़िवादिता धारणा है, ये भी गलत हो जाएगा। व्यक्तियों को गैर रूढ़िबद्ध भूमिकाओं में प्रस्तुत करके, ठीक है, ये आपका सही हो जाएगा कि गैर रूढ़िबद्ध भूमिका क्या होती है, नॉन जेंडर रोल्स इसे हम कहेंगे, यानी कि लड़का जो है वह क्या है ड्राइंग अच्छी भी बना सकता है और लड़कियां जो हैं वह क्या है गणित में अच्छी भी हो सकती है। यह क्या हो गया, गैर उदाहरण हो गया आपका रूढ़िबद्ध भूमिकाओं को, ठीक है। तो इससे वह रूढ़िवादिता को क्या है कम कर सकती है या फिर उसमें लचीलापन ला सकती है। अपनी पीढ़ी से पहली बार स्कूल जाने वाले विद्यार्थियों की शिक्षा के लिए एक शिक्षकों को क्या करना चाहिए, यानी अपनी पीढ़ी में वह छात्र पहली बार स्कूल जा रहे हैं तो क्या करना चाहिए, इनमें असफल का डर पैदा करना चाहिए ताकि यह दबाव व तनाव महसूस करें, ये तो पूरा गलत है। इनकी संस्कृति का सम्मान करते हुए इन्हें स्कूल की भाषा व संस्कृति से परिचय करवाना चाहिए, सही है। इनके लिए अलग कक्षा बनाई चाहिए ताकि यह दूसरे विद्यार्थियों पर नकारात्मक प्रभाव ना डालें, गलत हो जाएगा। बच्चे को पृथकीकरण नहीं करना है, सेपरेट नहीं करना है बच्चे को। इनमें कोई अपेक्षा नहीं रखनी चाहिए क्योंकि इनमें से बहुत से विद्यार्थी शिक्षण के लायक नहीं है, बिल्कुल गलत कह रहा है। तो दूसरा ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला देखते हैं आपका, ये कथन और कारण के प्रश्न आपके बहुत बार पूछे जा रहे हैं, मैंने आपको बताया है, ठीक है। तो एक बार आप ज़रूर देखें, इस प्रकार के प्रश्न आपके पिछले बार भी बहुत बार पूछे गए थे। तो आपको देखना है कि कथन और कारण में से दोनों सही, कौन सा सही है और कौन सा गलत है। विविध प्रकार की सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक पृष्ठभूमि के विद्यार्थियों की कक्षा सभी विद्यार्थियों के अधिगम के अनुभवों को बढ़ाती है, बिल्कुल सही।
कि विभिन्न, अगर बच्चा जो है वह विभिन्न सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक पृष्ठभूमि से आया है तो वह दूसरे बच्चे को भी कुछ ना कुछ सिखाएगा, तो इससे क्या होगा, अधिगम के अनुभव बढ़ेंगे। बिल्कुल सही। और अब हम देखेंगे इसका तर्क कि समावेशन से केवल केवल जहाँ पे हो जाएगा गलत हो जाएगा। उन्हीं विद्यार्थियों को लाभ होता है जो दृष्टिबाधित, श्रवणबाधित, रोग से बाधित हैं या जिन्हें विकार है। यानी अगर आप समावेशी शिक्षा लाओगे, यानी इंक्लूसिव एजुकेशन लाओगे, उसमें केवल वही बच्चे का फायदा होगा जो कि क्या है, जिसमें कुछ अधिगम विकार है या फिर कुछ विकार है उसमें, तो ये तो गलत हो कह रहा आपका। ठीक है, ये तो गलत कह रहा आपका। तो यानी कथन सही है और तर्क क्या है, गलत है। कथन सही है और तर्क आपका गलत है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए सही है लेकिन आर असत्य, यानी थर्ड ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं आपका। एक शिक्षक को उस विद्यार्थी के लिए जो दृष्टिबाधित है उसके लिए शिक्षा स्तरीय प्रावधान क्या करने चाहिए। ठीक है, दृष्टिबाधित बच्चा है, बच्चा देख नहीं सकता है, हल्का फुल्का वो देख सकता है, उसके लिए क्या करना चाहिए, बहुत से सूक्ष्म मुद्र संसाधनों का इस्तेमाल करना चाहिए। यानी सूक्ष्म संसाधन, यानी छोटे बच्चे को दिख नहीं रहा है और आप उसे छोटे अक्षर या फिर कुछ सोचे संसाधन दिखाओगे तो वह गलत है। मौखिक संकेतों का इस्तेमाल करना चाहिए ताकि उनको कल्पना करने के अवसर मिले। बिल्कुल सही, मौखिक, क्योंकि बच्चा देख नहीं पा रहा है तो आप अगर मौखिक बोलोगे तो वह क्या सुन तो सकेगा। ठीक है, तो इस प्रकार से उसको अवसर मिले। बिल्कुल। बहुत से दृश्य प्रदर्शन देने चाहिए। नहीं, बच्चे को दिख नहीं रहा है, आप उसे और दृश्य सामग्री दोगे, गलत हो जाएगा। ब्लैक बोर्ड पर बहुत कार्य कराना चाहिए, बिल्कुल गलत हो जाएगा। इसका दूसरा ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला देखते हैं आपका, विद्यार्थी जिन्हें अधिगम विकार है के सीखने के लिए निम्न में से कौन सी कक्षा संस्कृति उपयुक्त होगी। ठीक है, जिन्हें बच्चों को अधिगम विकार है उनके लिए क्या शिक्षण पद्धति होनी चाहिए, सख्त पाठ्यक्रम का पालन करना, गलत हो जाएगा। विविध शिक्षा शास्त्रीय पद्धति अपनाना, बिल्कुल सही। मानकृत बोला मैंने, गलत हो जाएगा। और त्रुटि और गलतियों के लिए असहनशीलता रखना, गलत हो जाएगा। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा दूसरा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं अब हम। 20वां प्रश्न क्या कह रहा है आपका कि प्रतिभाशाली विद्यार्थियों की पहचान कैसे की जा सकती है। चुनौतीपूर्ण कार्य के लिए तत्परता द्वारा, बिल्कुल सही। अगर प्रतिभावान छात्र होगा तो वह क्या है, चुनौतीपूर्ण उस कार्य को कर पाएगा। किसी बाहरी अभिप्रेरणा के बिना काम करने की अक्षमता द्वारा, किसी बाहरी अभिप्रेरणा के बिना काम करने की अक्षमता द्वारा। ठीक है, बाहरी अभिकाम, ये गलत हो जाएगा। ठीक है, मौलिक सोच द्वारा या फिर कई समाधानों के बारे में सोचने की क्षमता। ठीक है, बिल्कुल ये भी आपका सही कह रहा है। और मौलिक सोच द्वारा, केवल दूसरा आपका सही है कि उस बच्चे में अक्षमता तो नहीं होगी, तो यानी इसका तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, फर्स्ट, थर्ड और फोर्थ। फर्स्ट, थर्ड और फोर्थ। ठीक है, अगला देखता है हम आपका 21वां प्रश्न क्या कह रहा है आपका, निम्न में से अध्यापक द्वारा अपनाई कौन सी तकनीक संरचनात्मक शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के लिए हानिकारक है। हानिकारक है यानी आपको गलत ढूंढना है। ठीक है, विद्यार्थियों को कार्य सौंपते हुए उनके अधिगम गति का ध्यान रखना, बिल्कुल सही है। अच्छा प्रदर्शन न करने वाले छात्र को प्रेरित करने के लिए काले स्टार देना, तो इससे बच्चा क्या हो जाएगा, हतोत्साहित हो जाएगा। अधिगम के आकलन हेतु विविध तरीके अपनाना, बिल्कुल सही। और विद्यार्थियों के सामाजिक संदर्भ के प्रति संवेदनशील और विचारशील होना, ये भी सही है। आपका जो गलत है वह कौन सा है, दूसरा। तो यही आपका आंसर हो जाएगा, क्योंकि हमें क्या पूछा गया था आपका कि हानिकारक है। ठीक है, तो स्टूडेंट्स आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आपको सेशन पसंद आ रहा है तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। पीडीएफ बनाने में बहुत मेहनत लगती है, तो प्लीज़ आप जो है चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें अगर आप नए हैं इस चैनल पे। क्या कक्षा में सहज ज्ञान चिंतन को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। सहज ज्ञान को जो है एक कक्षा में जो है प्रोत्साहित किया जाना चाहिए, हाँ हो जाएगा इसका सही आंसर। नहीं वाले गलत हो जाएंगे। पहला कह रहे हैं कि हाँ, बच्चों का सहज ज्ञान और अनुमान
उनके संज्ञानात्मक तर्क को विकसित करने में सहायता करेगा। बिल्कुल सही है। परंतु शिक्षक, तीसरा कह रहा है कि हाँ, परंतु शिक्षक को तुरंत ही बच्चों को सही उत्तर बता देना चाहिए। ये गलत हो जाएगा। ये पहला उत्तर ही आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं आपका। फिर से आपका यहाँ पे डाला है मैंने, आपका जो है ये आपका 23वां प्रश्न है, आपका कथन और कारण का प्रश्न है। क्या कह रहा है? दृश्यों के संग्रह का इस्तेमाल करने और उसके बाद अधिगमकर्ताओं के पूर्व अनुभवों के आधार पर चर्चा करना अधिगमकर्ताओं में संकल्पना समझ को बढ़ावा देगा। ठीक है, यानी सबसे पहले हमें दृश्य सामग्री बच्चे को दिखाएंगे, फिर उसके पूर्व अनुभव से उसे जोड़ेंगे, तो ये अधिगम में अच्छा माना जाता है। बिल्कुल सही। अधिगमकर्ता उन्हें दी गई सामग्री क्रियाकलापों के आधार पर उनके मौजूद विचारों को नए विचारों से जोड़कर सक्रिय रूप से अपने ज्ञान की संरचना करते हैं। बिल्कुल। तो वह अगर पुराना ज्ञान है, पुराने ज्ञान को फिर बच्चा क्या है, नए ज्ञान से जोड़ता है और फिर उसमें क्या है, संरचनावाद सक्रिय रूप से अपने ज्ञान का निर्माण करता है। तो यानी कथन भी सही है और उसका तर्क भी आपका सही है। ठीक है, कथन भी सही है, उसका तर्क भी सही है, यानी इसका आंसर हो जाएगा पहला। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं अब हम। अगला प्रश्न आपका, बच्चे डैश तरीके से सीखते हैं और डैश तरीके से नहीं सीखते हैं। तो बच्चे किस तरीके से सीखते हैं ये आपसे पूछा गया है। किस तरीके से सीखते हैं और किस तरीके से नहीं सीखते हैं ये आपसे पूछा गया है। वर्तुलाकार तरीके से सीखते तो हैं, बिल्कुल सही। एक रेखीय नहीं सीखते हैं। ठीक है, एक रेखीय नहीं सीखते हैं, ये तो गलत हो जाएगा। यांत्रिक यांत्रिक यही इसका सही आंसर हो जाएगा कि बच्चे जो होते हैं वर्तुलाकार में तरीके से सीखते हैं और एक तरीके से नहीं सीखते हैं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं आपका। पच्चीसवां प्रश्न क्या है आपका? 25वां प्रश्न कह रहा है, अधिगम हेतु प्रेरक वातावरण देने के लिए एक शिक्षक को क्या करना चाहिए? अधिगम हेतु प्रेरक वातावरण देने के लिए एक शिक्षक को क्या करना चाहिए? विद्यार्थियों की भावना पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए और संज्ञानात्मक पहलों की उपेक्षा करना गलत होता है। संज्ञानात्मक पहलों पर ध्यान देना चाहिए और विद्यार्थियों की भावना की उपेक्षा करना गलत हो जाएगा। ठीक है, यह मानना चाहिए कि भावनात्मक और संज्ञानात्मक पहलू एक दूसरे से प्रभावित करते हैं। यह मानना चाहिए कि भावनात्मक और संज्ञानात्मक पहलू एक दूसरे से कोई संबंध नहीं रखते हैं, गलत हो जाएगा। इसका सही आंसर हो जाएगा तीसरा। विद्यार्थियों के सार्थक शिक्षण को प्रोत्साहित करने के लिए विद्यार्थियों को डैश लक्ष्यों के लिए प्रेरित किया जाना चाहिए बजाय डैश लक्ष्यों के। किस जो है लक्ष्यों के लिए प्रेरित करना चाहिए? अवबोध, उपलब्धि, अवबोध, उपलब्धि, उपलब्धि अवबोध, असफलता से बचना या फिर असफलता स्वीकारना। तो ये असफलता से तो ये गलत हो जाएगा। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा कि विद्यार्थियों के सार्थक शिक्षण को प्रोत्साहित करने के लिए विद्यार्थियों को अवबोध लक्ष्यों के लिए प्रेरित किया जाना चाहिए बजाय कि उपलब्धि, यानी केवल उपलब्धि हासिल करने के लिए नहीं बल्कि उन्हें अवबोध कराना चाहिए। ठीक है, इसका पहला आंसर आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए, विद्यार्थियों के काम में त्रुटियों क्या इंगित करती हैं, यानी गलतियां जो होती हैं, विद्यार्थी अगर गलती करेगा तो वह क्या दिखाता है, ये आपसे पूछा गया है। कि विद्यार्थियों के अन्य समकक्षों की तुलना तुलना करना गलत। विद्यार्थियों का निरुत्साह करना गलत। वयस्कों से के सीधे निर्देशों के अभाव में विद्यार्थियों को अर्थपूर्ण सीखने की अक्षमता गलत। विद्यार्थियों की सोच वयस्कों से गुणात्मक रूप से भिन्न है, बिल्कुल, तभी वह क्या है, गलतियां करते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन फोर्थ। चलिए अगला देखते हैं आपका, समस्या समाधान की निम्नलिखित प्रक्रियाओं का उनके वर्णन से मिलान कीजिए। ठीक है, ये आपको 4 पूछे गए हैं, आपको समस्या समाधान का जो है इनके मैच करना है आपको। ठीक है, पहला कह रहा है आपका जो है कलन विधि। कलन विधि जो होती है वह किस काम आती है, ये आपसे पूछा गया है। ठीक है, तो कलन विधि जो होती है एक समस्या को हल करने का समाधान होता है। ठीक है, और स्वानुभविक शोध प्रणाली जो होता है वह क्या होता है आपका कि
जो होता है सही उत्तर फोर्थ हो जाएगा इसका। तुल्य रूपता जो होता है, तुल्य रूपता क्या करता है, मिलती जुलती समस्याओं के समाधान से होता है। और साधन लक्ष्य विश्लेषण जो होता है, एक समस्या को उप लक्ष्यों में बांटकर उप लक्ष्यों को हल करना, ये होता है इसका सही आंसर। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका सेकंड, फोर्थ, फर्स्ट और थर्ड। सेकंड, फोर्थ, फर्स्ट और थर्ड, यानी फोर्थ ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं आपका। अब लास्ट प्रश्न क्या कह रहा है आपका, एक सामाजिक संरचनात्मक परिप्रेक्ष्य में अधिगम व ज्ञान क्या होता है। एक सामाजिक संरचनात्मक परिप्रेक्ष्य में अधिगम व ज्ञान क्या होता है। शिक्षक द्वारा अधिगमकर्ताओं को प्रसारित किया जाता है, अधिगमकर्ताओं द्वारा स्वतंत्र रूप से खोजा जाता है, शिक्षक की मदद से अधिगमकर्ताओं द्वारा सह संरचित होता है, या फिर केवल पाठ्यपुस्तक द्वारा निर्धारित व निर्देशित और निर्धारित होता है। केवल गलत हो जाएगा। ठीक है, एक तो गलत हो गया आपका। पहला कह रहा है कि शिक्षक द्वारा अधिगमकर्ताओं को प्रसारित किया जाता है, नहीं। अधिगमकर्ताओं द्वारा स्वतंत्र रूप से खोजा जाता है, ये भी नहीं है। सामाजिक संरचना के परिप्रेक्ष्य में आपको अधिगम बताना है कि अधिगम व ज्ञान क्या है, कि शिक्षक की मदद से अधिगमकर्ताओं द्वारा सह रचित होता है आपका जो क्या होता है, ज्ञान होता है। सी ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स, कैसे लगी आपको क्लास। इस पीडीएफ को बनाने में बहुत मेहनत लगी है। तो अगर आप नए हैं चैनल में तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और वीडियो को लाइक ज़रूर करें, एक कमेंट ज़रूर करें आप कैसे आपको क्लास लगी है, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करें अपने दोस्तों के साथ। आपका पेपर नज़दीक है। ऑल द बेस्ट आपके लिए। इसके बाद आपकी एक दो क्लासेस और आएंगी जिसमें मैं आपको जो है ऐसे ही कठिन प्रश्नों की सीरीज आपको कराता रहूँगा जब तक आपका 23 तारीख तक। ठीक है, तो तब तक आप चैनल के साथ बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड। पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए।